हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस पीसीएस केंद्र। फ्रेंड्स, 100 पेजेज नोट सीरीज के अंतर्गत अभी हम सामान्य विज्ञान की बात करने वाले हैं। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत फिजिक्स की बात करेंगे, एक एक करके सारी बातों को डिस्कस करेंगे। और नोट्स की बात करें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप जाकर उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, एक एक करके सारी बातों को डिस्कस करते हैं। देखिए, इस नोट्स की बात करें तो ये नोट्स आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से मैंने सारी चीज़ों को दिखाया है, सिंपल एंड सिस्टमेटिक ढंग से दिखा दिया है, जिससे कि आपको पढ़ने में, समझने में, रिवीजन करने में हर तरह से आपको आसानी होने वाली है। और एक और बात मैं आपको बता देना चाहूँगा ये शुरू करने से पहले वीडियो को, ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं ना, इनको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, पहले भी एक्सप्लेन किया है। ये सारी चीज़ें, जितनी चीज़ें आप देख रहे हैं, तो मैं अभी इस वीडियो की बात करें तो इसमें उसी वीडियो को यहाँ पर लगा दे रहा हूँ, उसको आप देख लीजिए। आगे से क्या करेंगे, नए नोट्स पर एक्सप्लेनेशन देखेंगे। और इसमें बस एक नई चीज़, हाँ, पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ में जो आपको जो पीडीएफ मिलेगी, जो नोट्स मिलेंगे, वो ये जो नए नोट्स आप देख रहे हैं यही मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर। लेकिन जो इसमें वीडियो हम देखेंगे, आगे जो वीडियो देखने वाले हैं आप, वो पहले वाला जो एक्सप्लेनेशन है ना, वही वाला है, लेकिन सेम टू सेम यही सारी चीज़ें हैं। बस एक्स्ट्रा एक ये आप ध्यान रख सकते हैं, इसमें एक्स्ट्रा एक ही बात है, ये आप सदिश राशि के अंतर्गत ये एक ध्यान रख लीजिएगा, धारा घनत्व, विद्युत धारा घनत्व, करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी की बात कर ली जाए तो ये सदिश राशि के अंतर्गत आता है। मतलब ये धारा घनत्व जो है ना, करंट डेंसिटी की बात कर ली जाए, ये क्या है, सदिश राशि है। तो ये एक बात ध्यान रख लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की है उसमें। ठीक, चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, एक एक करके सारी बातों को डिस्कस करते हैं। फिजिक्स में सबसे पहले हम बात करते हैं, भौतिकी में सबसे पहले बात करते हैं मात्रक अर्थात इकाई अर्थात यूनिट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, ये टॉपिक। तो मात्रक हम इकाई की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए, मात्रक की बात की जाए तो कोई भी भौतिक राशि होती है ना, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे दूरी मेजर करनी हो, ठीक, दूरी एक फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है, दूरी की बात हो गई, या फिर मान लीजिए द्रव्यमान हो, ठीक है। तो ये जो भौतिक राशियां हैं ना, इनको मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड तैयार किया गया है, एक मानक तैयार किया गया है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं। ठीक, तो उन्हीं मात्रक के बारे में थोड़ा सा जानना है हमें। देखिए, मात्रक की बात की जाए तो एक तो मूल मात्रक होते हैं। ठीक, आपको ध्यान रखना है कि मूल मात्रक के अंतर्गत कौन कौन से मात्रक आते हैं, कौन कौन सी इकाई आती है। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी इकाई, मतलब मूल इकाई नहीं है, चाहे मूल मात्रक नहीं है, ऐसे पूछ लिया जाता है। तो मोटा मोटी आपको पता होना चाहिए, 6-7 तो है, 7। ठीक, तो इनको ध्यान में रख लेना है। और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक, मतलब डेराइव्ड यूनिट्स। इनकी हेल्प से जो यूनिट्स तैयार हुए हैं, जो इकाई तैयार हुई है, जो मात्रक तैयार हुए हैं, उनको क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक, तो ये मोटा मोटी आपको जान लेना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि डिफरेंस, मतलब इनका क्या बोलते हैं, इनकी परिभाषा जाने। ठीक, आपको ध्यान में रखना है कि किस भौतिक राशि की यूनिट क्या होगी, उसकी इकाई क्या होगी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो। ठीक है, चलिए, मूल मात्रक में सबसे पहले हम देख लेते हैं। हाँ, एक और बात मैं बता देता हूँ। देखिए, मात्रक डिसाइड करने के लिए बहुत सारी पद्धतियाँ हैं, सीजीएस पद्धति है, एमकेएस पद्धति है, एफपीएस पद्धति है, बट हमें मेनली क्या जानना है, एसआई पद्धति के बारे में। जो भी मात्रक देखेंगे वो एसआई पद्धति वाला, मतलब मोस्टली हम एसआई पद्धति वाले मात्रक को ही देखेंगे। एसआई अर्थात इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सारी बातों को करते हैं। भौतिक मूल मात्रक की बात की जाए तो मूल मात्रक में आपको ये ध्यान में रखना है, भौतिक राशि इधर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, इधर की तरफ मात्रक लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये मूल मात्रक हैं, जैसे मीटर हो गया, केजी हो गया, किलोग्राम, सेकंड। हाँ, ये ध्यान रखते जाइएगा कि लंबाई जो है ना, लंबाई की बात की जाए तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है, इसकी जो मात्रक होती है वो क्या होती है, मीटर। ठीक, ये मूल मात्रक है। द्रव्यमान की जो यूनिट होती है अर्थात इकाई होती है, वो क्या, केजी, किलोग्राम। ठीक, यह भी मूल मात्रक है। समय की बात की जाए तो समय की जो इकाई है वो क्या है, सेकंड है। सब एसआई यूनिट है, ठीक है ना, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये सब एसआई के मूल मात्रक है, ध्यान रखिएगा। और विद्युत धारा, करंट की बात की जाए तो इसकी जो यूनिट है, इसका जो मात्रक है वो क्या है, एम्पियर। ठीक है, ताप की बात की जाए तो ताप का जो मात्रक है वो क्या है, केल्विन है। ज्योति तीव्रता, ठीक है ना, लाइट इंटेंसिटी की बात की जाए तो इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या है, कैंडेला, ध्यान रखिएगा। और पदार्थ का जो परिमाण होता है, पदार्थ की जो मैग्नीट्यूड हम मेजर करते हैं वो काय में करते हैं, मोल में। तो ये भी ध्यान रखिएगा। ये सब क्या है, मूल मात्रक हैं।
ये सब मूल मात्रक, मीटर, केजी, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, मोल, ठीक, ध्यान रखिएगा। और ये सारी चीज़ें हैं, इनको भी आप ध्यान रख सकते हैं। ये भौतिक राशि इधर लिखा हुआ है, संपूरक मात्रक है, मूल मात्रक के अंतर्गत ही आता है, बट आपको विशेष रूप से मेनली आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। मीटर, केजी, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, मोल। और ये ध्यान रख सकते हैं समतल कोण, ठीक है ना, प्लेन एंगल को मेजर करते हैं, जिसकी यूनिट क्या है, रेडियन, रेडियन में मेजर करते हैं। और ठोस एंगल अर्थात सॉलिड एंगल को मेजर करते हैं इकाई में, स्टेरेडियन में। उसके बाद बातें कर लेते हैं व्युत्पन्न मात्रक के कुछ एग्जाम्पल्स की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। जो मतलब एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है उन्हीं को हम देखने वाले हैं। जैसे कि फोर्स की बात की जाए, बल की बात की जाए, तो आगे हम बात करेंगे जब न्यूटन के नियम को पढ़ेंगे ना, न्यूटन के गति के नियम को पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि बल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। आपको मोटा मोटी पता होगा ना, न्यूटन के दूसरे नियम से ही F=ma आता है, ठीक है। देखिए मैं समझा भी दूंगा क्यों इसको व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। जैसे बल की बात की जाए, बल क्या है, एक भौतिक राशि है, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी है। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, इसका जो मात्रक है वो क्या है, न्यूटन है, ठीक है। एक बात बताइए, न्यूटन के दूसरे नियम से F=ma आपको पता होगा, ठीक, ये होता है। फोर्स की बात कीजिए, ये क्या है, मास है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान की यूनिट केजी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, ए एक्सेलरेशन है, त्वरण है, त्वरण की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। हालांकि आपको विशेष रूप से यही ध्यान में रखना है, यही क्वेश्चन में ज़्यादा पूछा जाता है, बट मैंने समझाने के लिए बताया है, ठीक है। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही न्यूटन बोलते हैं, समझ पा रहे हैं आप। देखिए ये ऐसा यूनिट है, केजी क्या है, सॉरी ये मूल मात्रक है, मूल मात्रक ऐसा यूनिट। देखिए एक मिनट में फिर से बता देता हूँ, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ देखा जाए तो ये मूल मात्रक है। केजी मूल मात्रक के अंतर्गत आता है, मीटर भी मूल मात्रक के अंतर्गत आता है, फंडामेंटल यूनिट के अंतर्गत, और सेकंड भी मूल मात्रक के अंतर्गत आता है। इनकी हेल्प से क्या तैयार हो रहा है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूटन। तो व्युत्पन्न हुआ ना, डेराइव्ड यूनिट हुआ ना, डेराइव यूनिट हुआ ना, मतलब फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से तैयार हुआ है। ये आप समझ पाए होंगे इस बात को। चलिए एक एक करके सारी बातें करते हैं। मैंने बस यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है क्यों व्युत्पन्न बोलते हैं, बाकी में एक्सप्लेन करने की जरूरत है भी नहीं, तो हम डायरेक्ट ही देखते चलते हैं। आवृत्ति की बात की जाए अर्थात फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज, ठीक है। दाब की बात की जाए तो इसकी यूनिट पास्कल, ऐसा यूनिट है। शक्ति की बात की जाए तो इसकी जो यूनिट होती है, पावर की यूनिट वॉट। कार्य की बात की जाए तो इसकी यूनिट क्या होती है, जूल, ठीक है ना। हम बाकी जो इनके डेफिनेशन, जैसे कार्य क्या है, शक्ति क्या है, ठीक है ना, वर्क डन पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में जो हम काम करते हैं, जो कार्य किया जाता है उसको पावर बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हम बाद में देख लेंगे, अभी यूनिट की हम बात कर रहे हैं केवल, तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा। पृष्ठ तनाव की बात की जाए, सरफेस टेंशन की बात की जाए तो इसकी जो यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर, ठीक है ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ, न्यूटन पर मीटर, ठीक है। और चाल की बात की जाए अर्थात वेग की बात की जाए, चाल और वेग, ठीक है ना, दोनों में डिफरेंस होता है, आगे हम बात कर लेंगे जब स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी को देखेंगे। अभी देखेंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए, उसी में देख लेंगे सदिश राशि और अदिश राशि, वहाँ डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। चाल और वेग की बात की जाए तो इसकी जो यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, ये सिंपल सा है, ठीक, तो ये आपको पता ही होगा। और त्वरण की बात की जाए तो ये भी आपको पता होगा, एक्सेलरेशन की यूनिट जो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आवेश का पता होगा, चार्ज की जो यूनिट होती है कूलम, ठीक है। विभवांतर अर्थात वोल्टेज की बात की जाए तो ये भी आपको पता होगा, वोल्ट, ठीक है, वोल्ट इसकी यूनिट होती है। प्रतिरोध की बात की जाए, विद्युत प्रतिरोध रेजिस्टेंस की बात की जाए तो इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ऐसा यूनिट ओम, ठीक है, ओम। उसके बाद बात की जाए तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ की बात की जाए तो इसकी जो यूनिट होती है क्या, ऐसा यूनिट एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम। उसके बाद ध्वनि की प्रबलता की बात की जाए, लाउडनेस की बात की जाए तो काय में मेजर किया जाता है, डेसिबल में, इसकी जो यूनिट होती है क्या, डेसिबल, तो ध्यान रखिएगा। लेंस की जो शक्ति मेजर की जाती है उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, डायोप्टर, डायोप्टर, ठीक है। ओजोन परत की जो मोटाई मेजर की जाती है किस यूनिट में, डॉप्सन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, डॉप्सन, जिसको हाईलाइट किया है उसको विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा उस पर। आवेश की बात की जाए अर्थात इम्पल्स की बात की जाए तो न्यूटन सेकंड इसकी यूनिट होती है। विद्युत प्रतिरोधकता की बात की जाए, रेजिस्टिविटी की बात की जाए तो इसकी जो यूनिट होती है, ऐसा यूनिट वो क्या होती है, ओम मीटर, ओम मीटर। तो ये आप डायरेक्ट ध्यान रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रख सकते हैं आप, ठीक है।
और ये आता कैसे, ये समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। जिनको जो साइंस पढ़े हुए हैं ना, साइंस का जिनको आइडिया है थोड़ा बहुत, उनको पता होगा। R इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए। ठीक है, ये क्या है, रेजिस्टेंस है अर्थात प्रतिरोध है, और ये प्रतिरोधकता है रेजिस्टिविटी, ये रो, और ये लेंथ है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। पूछा है इसकी यूनिट है, इसकी यूनिट कहने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों को दूसरी तरफ लाना होगा। तो देखिए रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ए जब इधर की तरफ आएगा तो आर के साथ मतलब ऊपर चला जाएगा ए, और एल ऊपर है तो नीचे चला आएगा इधर लाएंगे तो। ठीक है, अब देखिए ये आपको पता है आर की जो यूनिट होती है एसआई यूनिट, वो क्या होती है, आर अर्थात रेजिस्टेंस प्रतिरोध, इसकी यूनिट ओम। और ये जो एरिया है, एरिया में 2 डायमेंशन होते हैं ना, अर्थात मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। और ये लेंथ है, लेंथ की यूनिट आपको पता है ना, मीटर। ठीक है, मीटर से 1 मीटर गया तो रो मीटर बच जाएगा, इसलिए रेजिस्टिविटी की यूनिट रो मीटर होती है। सबको एक्सप्लेन किया जा सकता है बट जरूरत नहीं है। ठीक है, जिनको ये सब पता है तो इनकी हेल्प से आप आराम से यूनिट को डिसाइड कर सकते हैं, रटने की जरूरत है ही नहीं। बाकी चलिए, उसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रकाश वर्ष, ये इकाई की यूनिट है, ध्यान रखना है आपको। प्रकाश लिखा हुआ है ना, इसलिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। प्रकाश वर्ष जो यूनिट है ये दूरी की यूनिट है, दूरी की इकाई है, दूरी का मात्रक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक प्रकाश वर्ष जो होता है ना, वो एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो 9.46 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। बेसिकली जो प्रकाश वर्ष होता है ना, प्रकाश द्वारा, ठीक, लाइट के द्वारा निर्वात में, वैक्यूम में 1 वर्ष में तय की गई दूरी, ठीक, 1 वर्ष में तय की गई दूरी के बराबर होता है प्रकाश वर्ष। तो आपको खाली ये ध्यान रखना है कि प्रकाश वर्ष जो है ना, ये दूरी की इकाई है, दूरी का मात्रक है, बस इतना काफ़ी है। पारसेक भी इकाई की यूनिट है, इकाई की इकाई है, दूरी की इकाई है, दूरी का मात्रक है। और ये ध्यान रखना है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक, और एक पारसेक जो होता है ना 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा इसको भी, 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। उसके बाद नॉटिकल मील अर्थात समुद्री मील की बात की जाए तो आपको ये ध्यान रखना है, नॉटिकल मील समुद्र से संबंधित है, समुद्र से संबंधित है। नॉटिकल मील तो आप ध्यान रख लीजिए, ये भी दूरी क्या बोलते हैं, दूरी की ही इकाई है, नौ संचालन में अर्थात नेविगेशन में प्रयुक्त दूरी की इकाई। ठीक, एक नॉटिकल मील जो होता है, और फैदम की बात की जाए तो फैदम समुद्र की जो गहराई होती है ना, उसको मापने की इकाई है। समुद्र की जो गहराई मापी जाती है वो फैदम में मापी जाती है। ठीक, और एक फैदम जो होता है वो कितने के बराबर होता है, 1.828 मीटर। ठीक है ना, 1.828 मीटर के बराबर लगभग आप ध्यान रख लेंगे। और क्यूसेक की बात की, हाँ, जिनको हाईलाइट किया गया है उन पर आप विशेष फोकस रखिएगा, जिनको हाईलाइट नहीं किया गया बस 1-2 नज़र देखते रहिए। क्वेश्चंस में अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऑप्शन देकर चीज़ें याद आ जाती हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, बार की बात की जाए तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई है। ठीक है ना, पारिस्थितिक दबाव जो मेजर करते हैं वो बार में मेजर करते हैं। एक बार जो होता है 10⁵ पास्कल के बराबर होता है, एक बार जो होता है 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। ठीक है, और चलिए एक एक करके सारी चीज़ों को देखते हैं। मैक संख्या की बात की जाए, मैक की बात की जाए तो इसमें बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, हालांकि टेक्निकली इसमें जानने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको इतना ही ध्यान रखना है कि मैक जो है ना, ये उच्च वेग की इकाई है। मैक उच्च वेग की इकाई है, इतना ही आपको ध्यान रखना है। मैक संख्या जो है ना, ये यूज किया जाता है फ्लूइड मैकेनिक्स के संदर्भ में, द्रव यांत्रिकी के संदर्भ में। हालांकि आपको ध्यान क्या रखना है, मैक उच्च वेग की इकाई है, इतना ध्यान रखेंगे काफ़ी है। और उसके बाद ऊष्मा की कुछ इकाइयाँ हैं, इनको ध्यान रख लीजिएगा। देखिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उनको मेजर करने के लिए बहुत सारी इकाइयाँ हो सकती हैं, बहुत सारी पद्धतियाँ हैं, लेकिन हम जो फॉलो करते हैं, हम जो फ्लुएंटली यूज करते हैं वो एसआई यूनिट यूज करते हैं। जैसे द्रव्यमान की बात की जाए, मास की बात की जाए तो मास की जो एसआई यूनिट है केजी है, किलोग्राम है, लेकिन किलोग्राम के अलावा भी तो यूनिट होती है ना। चलिए एसआई यूनिट केजी है, लेकिन मास को हम ग्राम में भी तो मेजर करते हैं, ग्राम में, ये भी तो यूनिट है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। हालांकि आपको ध्यान विशेष रूप से एसआई यूनिट पर ही रखना है। तो मास को ग्राम में भी मेजर करते हैं, क्विंटल में भी मेजर करते हैं, टन में करते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। वैसे ही आपको ऊष्मा की बात की जाए तो थोड़ा ऊष्मा की एक इकाई तो आपको जूल पता ही है, कैलोरी और अर्ग भी ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए इनको भी ध्यान रख लीजिएगा। कैलोरी, जूल और अर्ग ऊष्मा की इकाई है। ऊष्मा जो है ना, ऊर्जा का ही रूप है, तो एक तो आपको ध्यान रहेगा ही जूल, बाकी कैलोरी और अर्ग भी ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, ये कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान रखिएगा। हॉर्स पावर, तो पावर यहाँ दिख रहा है ना, हॉर्स पावर, ये हाँ, आपको इतना ध्यान रखना है, एक हॉर्स पावर जो होता है ना, ये 746 वॉट के बराबर होता है। और वॉट दिख रहा है तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि ये पावर की यूनिट है। पावर तो खैर लिखा ही हुआ है यहाँ पर। एक हॉर्स पावर जो होता है ना, 746 वॉट के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा। एक न्यूटन की बात की जाए, न्यूटन, तो ये 10⁵ डाइन
10⁵ डाइन के बराबर होता है। देखिए 1 न्यूटन जो है ना 10⁵ डाइन के बराबर होता है। अगर पूछ लिया जाए डाइन काय की यूनिट है तो आप इससे कोरिलेट करके बता सकते हैं ना कि डाइन भी फोर्स की ही यूनिट है, बल की यूनिट है। ठीक है, जूल की बात की जाए, देखिए यहाँ से भी आप अर्ग ध्यान रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बोला ना कैलोरी, जूल, अर्ग ये ऊष्मा की इकाई है और ऊष्मा क्या है, ऊर्जा का ही रूप है। तो 1 जूल जो होता है 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। तो जूल और अर्ग को कोरिलेट करके आप ध्यान रख सकते हैं। जूल ऊर्जा की इकाई है, ऊष्मा का ही रूप, ऊष्मा जो है ऊर्जा का ही रूप है। तो ऊष्मा का अगर आपको पता है कि ऊर्जा का रूप है, इसकी एक यूनिट तो जूल हो जाएगी। अगर अर्ग भी दिया हुआ है ऑप्शन में, पूछ लेता है निम्न में से कौन ऊष्मा की इकाई नहीं है, और ऑप्शन में कैलोरी दिया हुआ है, जूल दिया हुआ है, अर्ग दिया हुआ है और एक और कोई दिया हुआ है, तो आप आसानी से क्वेश्चन को सही आंसर को टिक कर पाएंगे। कैसे? जूल ऊष्मा की इकाई हो जाएगी, अर्ग इकाई हो जाएगी। याद है तो अच्छी बात है, अगर ये याद है तो यहाँ से भी आप कोरिलेट करके डिसाइड कर सकते हैं, इसलिए मैं इतना बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। एक बैरल की बात की जाए तो 159 लीटर के बराबर होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है तो थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा। और उसके बाद देखिए ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, 1 माइक्रोमीटर जो होता है ना वो 10⁻6 मीटर के बराबर होता है। देख रहे हैं ना 10⁻6, ये माइनस लगा हुआ है। जितना मतलब ये नंबर बढ़ते जाएगा, जहाँ पर माइनस लगा हुआ है इतना ये छोटा होते जाएगा, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ 1/, अगर इसको प्लस करना है नीचे लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 10⁻6। कहने का मतलब यहाँ माइनस लगा है और जितना ये नंबर बढ़ाते जाएंगे इसकी पूरी की पूरी वैल्यू कम होते जाएगी। क्वेश्चन पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी इकाई है। ठीक, उसमें मीटर लगा मीटर लिखा हुआ है, तो आप ध्यान रखिएगा जो सबसे बड़ा दिख रहा है जहाँ पर माइनस लगा हुआ है, ठीक ना, वो सबसे कम होगा। 10⁻6 मीटर होता है। 1 माइक्रोमीटर जो होता है 10⁻6 मीटर के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर जो होता है 10⁻9 मीटर के बराबर होता है। 1 एंगस्ट्रम जो होता है 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। 1 पिकोमीटर जो होता है 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। और 1 फर्मीमीटर जो होता है ना 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि सबसे छोटी इकाई कौन सी है, सबसे छोटी बताइए, सबसे छोटी कौन सी होगी? सबसे छोटी इकाई ये होगी, क्योंकि 15 सबसे, मतलब देखिए 6, 9, 10, 12 और 15 में सबसे बड़ा कौन सा है? 15। यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा है और ये जितना बड़ा होते जाएगा ना, यहाँ पर माइनस लगा है और ये जितना बड़ा होते जाएगा उतना ही इसकी वैल्यू कम होते जाएगी। आप देख ही चुके हैं 10⁻15, 10 × 10 × 15 बार लिखेंगे तो बहुत कम हो जाएगा ना। आप समझ पा रहे होंगे इन बातों को। चलिए उसके बाद हाँ, ये स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रटने की इसमें जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आप समझ लेंगे ना तो रटने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। आराम से आप दिमाग लगा के क्वेश्चन के सही आंसर को टिक कर पाएंगे। जैसे देखिए 2 राशियां होती हैं, एक तो अदिश राशि अर्थात स्केलर क्वांटिटी, भौतिक राशि की बात कर रहे हैं हम, फिजिकल क्वांटिटी की, और एक होती है सदिश राशि अर्थात वेक्टर क्वांटिटी। देखिए आपको ध्यान ये रखना है, मैं एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा। अदिश राशि कौन सी होती है, स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिनके पास परिमाण हो लेकिन डायरेक्शन नहीं हो। ठीक है, परिमाण हो अर्थात मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन नहीं हो। समझाऊंगा मैं, अभी वेट कीजिए। सदिश कौन सी होती है? स मतलब साथ में, दिश मतलब दिशा, जिनके पास दिशा भी हो, मतलब परिमाण तो हो ही, साथ में डायरेक्शन भी हो। एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लीजिए किसी को बोला जाए कि रमेश, ठीक है ना, रमेश जो है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड नहीं बोल रहा हूं, चलिए स्पीड बोल ही दे रहा हूं। 30 किलोमीटर प्रति घंटे से मैं कुछ नहीं बोल रहा है, स्पीड है कि वेलोसिटी है मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। चलिए 30 किलोमीटर प्रति घंटे से वो जा रहा है। ठीक, तो ये जा रहा है मैंने जब बोला है तो आपको नहीं पता चल रहा है किधर जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? ये स्पीड है। हम काय की बात कर रहे हैं? मैं काय की बात कर रहा हूँ? स्पीड की बात कर रहा हूँ। 30 किलोमीटर प्रति घंटे से वो जा रहा है कहीं, ठीक, और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किधर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ। ये स्पीड है, ठीक है ना, ये चाल है, इसको गति बोलेंगे, चाल, गति हिंदी में बोलते हैं स्पीड को। अगर मैं यही बोल देता हूँ कि रमेश जो है ना ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पूरब की ओर जा रहा है, पूर्व की ओर जा रहा है, पूरब दिशा की ओर जा रहा है, तो मैंने क्या इसमें ऐड कर दिया? डायरेक्शन भी ऐड कर दिया, दिशा भी ऐड कर दिया। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, वैल्यू हो गई। जिनके पास परिमाण हो, मैग्नीट्यूड हो, वैल्यू हो, ठीक, और दिशा भी हो, उनको क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं ना। तो देखिए ये मैग्नीट्यूड है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो जा रहा है, और मैंने ये भी इसमें ऐड कर दिया कि वो किधर की तरफ जा रहा है? पूर्व की तरफ जा रहा है। ठीक है, पूर्व की तरफ जा रहा है, तो मैग्नीट्यूड भी आ गया, यहाँ डायरेक्शन भी आ गया, तो इनको क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। और इसी को हम क्या बोलते हैं? जब मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी आ जाता है स्पीड वाले केस में तो उसको वेलोसिटी बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा हूँ स्पीड और वेलोसिटी में। मतलब केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, तो उसको स्पीड बोलते हैं।
चाल हिंदी में चाल या गति बोलते हैं, लेकिन अगर उसके पास दिशा आ जाती है, डायरेक्शन आ जाती है, डायरेक्शन के साथ बोलते हैं, तो वो क्या है, वेलोसिटी है। तो आप ध्यान रखिएगा, वेग जो है ना ये सदिश राशि है, जबकि चाल या गति क्या है, अदिश राशि है। इंग्लिश में आप ध्यान रखेंगे तो याद रखने की जरूरत है ही नहीं। अदिश अर्थात स्केलर, स्पीड दोनों में एस एस लगा हुआ है, स्पीड स्केलर, मैंने जिनको याद रखना है उनके लिए बता रहा हूँ, जो समझ रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। वी वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर, वी लगा हुआ है, तो इंग्लिश में आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। द्रव्यमान की बात करें, मास की बात करें तो ये क्या है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। भार की बात करें तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि है। इसको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि जिनको मतलब जिनमें डायरेक्शन बदलने से, दिशा बदलने से अगर फर्क पड़ता है, रिजल्ट प्रभावित होता है, इसका मतलब वो सदिश है। अगर डायरेक्शन बदलने से, दिशा चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका मतलब वो अदिश है, उस पर फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मतलब नहीं, दिश मतलब दिशा, जिसमें मतलब जिनको दिशा से कोई मतलब ही नहीं है वो अदिश राशि है। जैसे द्रव्यमान है, आप कैसे भी इसको मेजर कीजिए। जैसे स्पीड की बात की जाए तो अगर मैंने बोल दिया 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है तो चलिए उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन रमेश की बात कीजिए, जो मैंने एग्जाम्पल लिया था कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पूर्व की ओर जा रहा है, अगर ये डायरेक्शन बदल देता है, वो अगर इधर जाने लगता है उत्तर की तरफ, तो ये जिधर जाना चाहता है, मतलब जो रिजल्ट चाहिए, इसको कहीं जाना कहीं और है, चल कहीं और जाएगा। ठीक, डायरेक्शन बदलने से फर्क पड़ जा रहा है ना, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, समझ पा रहे हैं ना, इसीलिए वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन बदलने से फर्क पड़ रहा है। मान लीजिए एक और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। ये मान लीजिए एलईडी है, टीवी है, ठीक, इधर की तरफ सप्लाई है, यहां से कनेक्शन दे दिया गया इधर से, तो टीवी चलेगा। टीवी चलने में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जो जैसे पिक्चर्स आते हैं वैसे आएंगे, सीधे सीधे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए इधर की तरफ भी कनेक्शन है, इधर से सप्लाई दे दिया गया, इधर की तरफ से सप्लाई दे दिया गया, तो क्या फर्क पड़ जाएगा, इसके रिजल्ट में फर्क पड़ जाएगा। जैसे ये चल रहा था वैसे ही चलेगा ये, आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को। तो यहाँ पर डायरेक्शन बदलने से फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए जो करंट वगैरह है ना, ये क्या है, अदिश राशि है। तो ऐसे आप चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं दिमाग लगाकर। द्रव्यमान की बात कीजिए, आप कैसे भी मेजर कीजिए, ये क्या है, द्रव्यमान, ये अदिश राशि है, फर्क नहीं पड़ेगा। 2 kg का है तो 2 kg ही रहेगा। हाँ, भार के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, टेक्निकली इसमें देखा जाए तो थोड़ा सा कुछ चीज़ें हैं इसमें, टेक्निकल बातें हैं। वेट की बात की जाए तो वेट जो है ना बेसिकली फोर्स है। किसके द्वारा लगने वाला फोर्स है, पृथ्वी के द्वारा लगने वाला फोर्स है। मतलब अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के द्वारा लगने वाला फोर्स कहने का मतलब हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स है। जहां भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वहां पर फोर्स लगेगा, ऐसा नहीं कि पृथ्वी ही, ठीक है। आपको ध्यान ये रखना है कि वेट एक फोर्स है, और फोर्स आपको पता है क्या है, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसीलिए वेट भी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी ही हो जाएगा। वेट जो होता है ना बेसिकली अर्थ के द्वारा, पृथ्वी के द्वारा, मान लीजिए कोई ब्लॉक है, कोई चीज़ है, इसका जो द्रव्यमान है वो 10 kg दिया हुआ है, तो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, कितने के बराबर, 10 g के बराबर। जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, बट अप्रॉक्सीमेटली इसको हम 10 भी ले सकते हैं। तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन। 100 न्यूटन नीचे की तरफ ये फोर्स लग रहा है, देख रहे हैं ना, इसमें डायरेक्शन है, नीचे की तरफ लग रहा है। जब भी वेट की बात करेंगे आप समझ जाइएगा कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक, वेट मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। तो फोर्स है तो वो क्या हो जाएगा, वो स्केलर ही, वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए, हाँ, फोर्स का तो आपको पता होगा ना, चलिए फोर्स भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए ये टेबल है, टेबल पर ये कोई डब्बा रखा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए पुस्तक ही है। अब इधर से फोर्स लगाते हैं, इधर से फोर्स लगाते हैं आप, तो ये जो वस्तु है इधर की तरफ खिसकेगी ना, इधर की तरफ खिसकेगी, ठीक है। अगर मान लीजिए ऊपर से फोर्स लगाते हैं तब तो फर्क पड़ेगा ना, ये नहीं खिसकेगी, न इधर न इधर, समझ पा रहे हैं आप मेरी बातों को। इधर से लगाएंगे तो इधर खिसकेगी, मतलब डायरेक्शन बदलने से इस पर फर्क पड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ फोर्स में डायरेक्शन को बदलने से फर्क पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, ठीक। ये सारी बातें आप ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना से आप समझ पाए होंगे मेरी बातों को। तो ये ध्यान रखिएगा, दूरी जो है ये भी अदिश राशि है, और विस्थापन की बात की जाए तो ये सदिश राशि है। इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम चलना शुरू किए, घूमते 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 गए, यहाँ पहुँच गए, ठीक। तो ये जो दूरी तय की है, मान लीजिए 2 किलोमीटर दूरी हमने तय की है, तो ये दूरी है, ठीक। लेकिन इनिशियल, ये शुरुआत का प्रारंभिक बिंदु, ये फाइनल अंतिम बिंदु, इन दोनों को मिलाने वाली
जो लाइन है, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है, इसको बोलते हैं विस्थापन। ये विस्थापन, ये लाइन विस्थापन देगी। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को, इनिशियल फाइनल को। तो इसमें डायरेक्शन मिल जा रहा है ना, इनिशियल टू फाइनल जा रहे हैं। तो हाँ, एक और बात ध्यान रखिएगा, मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू किए, एक बार मिटा देता हूँ इसको, यहाँ से चलना शुरू किए, यहाँ से चलना शुरू किए, चलते 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 घूमते 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 फिर वापस वहीं आ गए जहाँ से चले थे। मान लीजिए हमने ये जो दूरी है ये तय की है 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। तो दूरी की बात की जाए तो दूरी तो 4 किलोमीटर हो गई, लेकिन जहाँ से चले थे वहीं पर आ गए। इनिशियल और फाइनल को मिलाने जाइएगा तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं, 0, 0। तो विस्थापन क्या हो जाएगा? 0। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, जो दूरी होती है ना, दूरी जो होती है ना, हमेशा विस्थापन से बड़ी होगी या फिर उसके इक्वल भी हो सकती है। इक्वल किस केस में? किस केस में? मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू किया और बिल्कुल सीधा चल रहे हैं, सीधा चल रहे हैं, सीधा चल रहे हैं, तो यही दूरी हो गई। और ये इनिशियल है, ये फाइनल है, तो इसको मिलाएंगे तो यही विस्थापन भी हो जाएगा। मतलब सेम सेम दूरी और विस्थापन इस केस में क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? हाँ, जहाँ से चले थे वहीं पर आ जाएंगे तो विस्थापन 0 हो जाएगा, लेकिन दूरी 0 नहीं होगी। ठीक, तो ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैंने वही लिखा है नीचे, गति के साथ अगर गति के साथ दूरी 0 नहीं, दूरी 0 नहीं हो सकती है। अगर कुछ गति कर लिए हैं तो दूरी 0 संभव नहीं है, लेकिन विस्थापन 0 संभव है। मतलब विस्थापन 0 हो सकती है। समझ रहे हैं मेरी बातों को आप? ठीक है, जहाँ से चले थे वहीं पर आ जाएंगे तो विस्थापन 0 हो जाएगा। ये सारी बातें हैं। हाँ, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, दूरी जो है ना हमेशा विस्थापन से बड़ी ही होगी या फिर उसके इक्वल हो सकती है जब स्ट्रेट लाइन में चलेंगे। हाँ, द्रव्यमान और भार के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आगे भी हम देख लेंगे इसके बारे में और थोड़ा सा, द्रव्यमान और भार को अलग से। यहाँ पर मैंने बता दिया है कि द्रव्यमान क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, और भार जो है ना वेक्टर क्वांटिटी अर्थात सदिश राशि है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि द्रव्यमान जो है ना कहीं भी चेंज नहीं होगा, चाहे कि पृथ्वी पर रहें चाहे चंद्रमा पर चले जाएं। द्रव्यमान अगर किसी का, अगर मान लीजिए आपका द्रव्यमान 50 kg है, तो भले नॉर्मली हम लोग मतलब आम बोलचाल की भाषा में वेट बोल देते हैं कि इतना वेट है, इतना वेट है, बट वो गलत है टेक्निकली। ठीक है, तो द्रव्यमान की बात कीजिए, मान लीजिए आप 50 kg के हैं तो पृथ्वी पर भी 50 kg के रहेंगे, और चंद्रमा पर चले जाते हैं, चांद पर चले जाते हैं, वहां भी 50 kg के रहेंगे। अर्थात इसका मत इससे भी आप समझ सकते हैं कि द्रव्यमान जो है ना कहीं भी जाने से द्रव्यमान में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अर्थात द्रव्यमान क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, और एक ये भी बात ध्यान रखनी है कि द्रव्यमान हर स्थान पर कांस्टेंट रहेगा, अचर रहेगा। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, और इससे रिलेट करके आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि अदिश राशि है। ठीक, हाँ, लेकिन जो वेट है ना वो वेट चेंज हो जाता है। 50 kg, अगर आप 50 kg हैं, आप 50 kg आपका वो भार है, भार बोल रहा हूँ, क्या नाम है, द्रव्यमान है, तो नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा वो कितने के बराबर लगेगा? 50 × 10 अर्थात 500 न्यूटन के बराबर लगेगा। ठीक है, इतना का आपका वेट होगा पृथ्वी पर, लेकिन चंद्रमा पर चले जाएंगे ना तो ये कम हो जाएगा, इसलिए वहाँ हल्का हल्का फील होता है। ठीक, 1/6 टाइम हो जाएगा वहाँ पर। ठीक, तो वेट बदल जाएगा। आपको यही ध्यान, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि द्रव्यमान जो है ना हर स्थान पर कांस्टेंट रहेगा, लेकिन अलग अलग स्थान पर, ठीक, भार की बात की जाए तो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, आप समझ पाए होंगे, भार जो है ना भिन्न भिन्न स्थान पर भिन्न भिन्न संभव है। खैर चलिए, करंट की बात की जाए तो ये समझ गए, ये अदिश राशि है। तापमान की बात की जाए तो ये भी अदिश राशि। कार्य की बात की जाए अदिश राशि। ऊर्जा अदिश राशि है, शक्ति अदिश राशि है। ठीक, वेक्टर क्वांटिटी में आप बल मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। बल आघूर्ण अर्थात टॉर्क भी एक प्रकार का फोर्स है। ठीक, ये घुमाने के लिए यूज होता है। तो बल भी क्या है? जहाँ भी बल लगा हुआ है वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। समवेग, वेग, जहाँ वेग लगा हुआ है वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है ना, समवेग अर्थात मोमेंटम, तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी। ये सारी बातें हैं। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।